स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो हमारा आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो व एमटीएस सिक्योरिटी असिस्टेंट का टेस्ट सीरीज नंबर 2 है, जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन यानी जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आईबी व एमटीएस सिक्योरिटी असिस्टेंट के सिलेबस के रिकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली आईबी और एमटीएस सिक्योरिटी असिस्टेंट की परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 2 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत क्यों की गई थी। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों हमारा, भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत क्यों की गई थी। ए नंबर विकल्प है सेना के वेतन के लिए, बी नंबर विकल्प है सैन्य अधिकारियों के वेतन के लिए, सी नंबर है अधिकारियों के वेतन के लिए और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी अधिकारियों के वेतन के लिए। किसके लिए, अधिकारियों के वेतन के लिए, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा और इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों भारत में मनसबदारी पद या प्रथा की शुरुआत अधिकारियों के वेतन के लिए सर्वप्रथम किसने की थी, अकबर द्वारा की गई थी। किसके लिए, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा अधिकारियों के वेतन के लिए भारत में मनसबदारी प्रथा की व्यवस्था की गई थी। इसमें सैनिक और गैर सैनिक दोनों अधिकारी शामिल थे। इसमें सैनिक और गैर सैनिक दोनों अधिकारी शामिल थे, बार बार पूछा था दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है कौन, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए नंबर है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, बी नंबर है राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन और सी नंबर है योजना आयोग, डी नंबर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन यानी सीएसओ के द्वारा की जाती है। विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि 3 सेक्टर हैं हमारे दोस्तों विकास के, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है व तृतीयक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों कृषि, कृषि के समकक्ष दोस्तों जो चीज़ें हों जैसे कृषि, वन, मत्स्यिकी, ये सब चीज़ें दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में शामिल की जाती हैं। द्वितीय क्षेत्र में दोस्तों निर्माण व विनिर्माण होता है और तृतीय क्षेत्रों में दोस्तों कारपोरेट सेक्टर पूरा आपका आ जाएगा, बैंकिंग, रेलवे, सब दोस्तों तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो भारत की राष्ट्रीय आय में पूछा जा रहा है दोस्तों सर्वाधिक योगदान किसका है, किस क्षेत्र का है। तो हमारा सही आंसर होगा तृतीय क्षेत्र का, यानी विकल्प नंबर सी, तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान का। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। क्वेश्चन था हमारा, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। तो दोस्तों संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाना, उसके बाद उसको संबोधित करना और संसद के निचले सदन यानी लोकसभा को भंग करना, ये तीनों काम दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। यानी संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाना, उसे संबोधित करना व संसद के निचले सदन लोकसभा को भंग करना, ये तीनों कार्य राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। और ये क्वेश्चन और है दोस्तों, लेकिन इनकी जो अध्यक्षता होती है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो हमारा आंसर आएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, हमें बताना दोस्तों कौन शामिल होते हैं। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया दोस्तों आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा पूछा जाता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। तो हमें बताना दोस्तों कि इनके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। ए नंबर स्टेटमेंट है संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। बी नंबर है दोस्तों संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। सी नंबर स्टेटमेंट है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। व डी नंबर स्टेटमेंट है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित, ध्यान दीजिएगा,
मनोनीत शब्द नहीं आना चाहिए, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। वहीं अगर दोस्तों उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा जाए तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तब आपका आंसर बनेगा विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का संबंध बताना है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। हमारा आंसर आएगा दुग्ध उत्पादन से, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, न्यू मोरद्वीप विवाद किन देशों के बीच है। सबसे पहले दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है ये जान लेंगे, तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। न्यू मोरद्वीप दोस्तों बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब थोड़ा सा आप लोगों को कॉमन सेंस भी मिल जाएगा कि विवाद किन के बीच चल रहा होगा, तो भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। चर्चा में रहा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग जानते हैं सरदार सरोवर पर ही दोस्तों परियोजना पर ही स्टेचू ऑफ यूनिटी यानी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्थापित की गई है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, तो हमारा आंसर आ गया दोस्तों नर्मदा नदी, यानी सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में। दोस्तों भारतीय संविधान में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक, भारतीय संविधान में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप यानी नागरिकता का वर्णन किया गया है। कभी पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक, और संविधान का ये भाग 2 है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन का आंसर करते हैं, भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है। तो ए नंबर है नागरिकता का परित्याग करने से, बिल्कुल सही। बी है सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, ये भी सही है। सी है अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से, यह भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर बनेगा विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी प्रकार से नागरिकता का अंत किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, हमें बताना है कहाँ पे दोस्तों। ये नंबर है महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात और डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में भी है और गुजरात में भी है, यानी मुख्य रूप से तीनों राज्यों में दोस्तों काली मिट्टी का विस्तार है। तो हमारा आंसर बनेगा विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल सुकृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है दोस्तों संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया। हम लोग पढ़ते चले आए दोस्तों कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। इनका वर्णन दोस्तों संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक दिया गया है। उसके बाद दोस्तों वो 7 कौन कौन से थे, सबसे पहले समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसी में आर्टिकल 30 था दोस्तों संपत्ति का अधिकार, जो कि वहां से हटा दिया गया है। हमारा क्वेश्चन बन रहा है, तो दोस्तों ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। और इसे अब दोस्तों 300 का में जोड़कर एक विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण बताना है। 12 नंबर क्वेश्चन में 4 विकल्प हैं, ए है दक्षिण पश्चिम मानसून, बी उत्तर पश्चिम मानसून, सी है उत्तर पूर्वी मानसून, डी है पश्चिमी विक्षोभ। चलिए दोस्तों थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहला विकल्प है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से दोस्तों पूरे भारत में वर्षा होती है, तो ये हमारा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर केवल तमिलनाडु में पूछा जा रहा है, तो ये तो कट जाएगा। थोड़ा सा इससे कॉमन सेंस लगाएंगे। उत्तर पश्चिम दोस्तों ये भी मानसून की बारिश है, ये भी कट जाएगी क्योंकि पूरे भारत में करते हैं लोग वर्षा। अब बचा उत्तर पूर्वी मानसून और पश्चिम विक्षोभ। तो पश्चिम विक्षोभ दोस्तों उत्तर भारत में शीतकाल में होने वाली वर्षा का कारण है, अगर उत्तर भारत पूछा था, लेकिन यहाँ तमिलनाडु पूछा जा रहा है। अगर उत्तर भारत पूछा गया होता कि उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा होने के कारण है, तब आपका आंसर पश्चिमी विक्षोभ होता, तो ये भी कट जाएगा। तो बचा क्या, उत्तर पूर्वी मानसून, यानी उत्तर पूर्वी मानसून से ही तमिलनाडु में शीतकाल में वर्षा होती है, मुख्य रूप से तटों पर। थोड़ा और इसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसे 2 नाम से और जाना जाता है। उत्तर पूर्वी मानसून को लौटते हुए मानसून भी विकल्प में दिया जा सकता है, या मानसून का निवर्तन भी विकल्प में दिया जा सकता है, तो जैसा भी दिया जाएगा आप लोग आंसर कर लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के संस्थापक थे। सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी, क्योंकि ये भी बार बार पूछा आता है। अब हम लोग आंसर करेंगे, तो अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के संस्थापक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, यानी विकल्प नंबर ये हमारा सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंत्योदय कार्यक्रम का संबंध है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ए नंबर स्टेटमेंट है बंधुआ मजदूरों का उद्धार, बी नंबर है भारत में सांस्कृतिक क्रांति लाना, सी है कपड़ा उद्योग के मजदूरों की मांगे और डी है गरीबों में भी
निम्नतम गरीबों का उत्थान। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? अंत्योदय कार्यक्रम का संबंध है गरीबों में भी निम्नतम गरीबों का उत्थान, यानी जो गरीब में भी गरीब हैं, निम्नतम गरीब, उनके विकास के लिए दोस्तों बनाया गया अंत्योदय कार्यक्रम था, या इसका उद्देश्य था। 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस सीरीज का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यूनेस्को का अर्थ बताना। यूनेस्को आप लोग सुनते चले आएंगे। सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। कहाँ? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अब इसका यहाँ हमें अर्थ बताना है, या कह सकते हैं पूरा नाम बताना है। तो यूनेस्को का मतलब UNESCO ऐसे लगा लेंगे। इंग्लिश में भी फुल फॉर्म पूछा, संक्षिप्त असंक्षिप्त रूप पूछा आता है। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसे हिंदी में कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों 15 महत्वपूर्ण हमारे आज के प्रश्न, जिसे हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों आप एक अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, अच्छे खासे पद भी है इसमें। तो दोस्तों इसकी तैयारी आप लोग ढंग से कीजिए। कोई भी दोस्तों इसकी तैयारी से संबंधित डाउट्स या जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।